सारिनिया मनोकामना पूरियां करने वाली माता तुम्हारी सदा। मैं सभी साथियों का आज जो यहाँ तशरीफ लाए हैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए। पिछले दिनों कटरा के अंदर बहुत जबरदस्त एक रोष देखने को मिला। इन्होंने काफी डेमोन्स्ट्रेशन किए और मुद्दा था कि भाई रोप वे जो बनने जा रहा है ये उसके खिलाफ। इनका कहना यह है कि ये लोग माता वैष्णो देवी की डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस रोप वे से कम 1.5 लाख के करीब लोगों को अफेक्ट कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए, एक पिट्ठू वाला जो है, गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, 10,000 से ज्यादा वो है। ऐसे ही घोड़े व खच्चरों वाले हैं, 10,000 से वो है ज्यादा है। और दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार, आप अंदाजा लगाइए, वो भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं। खाली ये नहीं इफेक्ट, इनके परिवार इफेक्ट हो रहे हैं। और एक परिवार का आप कम से कम समझ लीजिए कि 5 मेंबर भी अगर लाएं तो 1.5 से 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं उनकी रोटी रोजी पे असर हो रहा है। किसी और बात पे असर हो ये लोग शायद परवाह नहीं करें, लेकिन जिनका 2 टाइम की रोटी, छोटे छोटे बच्चों को जो पाल रहे हैं, जिनका जीवन का एक यही सहारा है कि यहां से वो कमाएंगे और अपने बाल बच्चों का पेट भरेंगे, उनको खिलाएंगे। लिहाजा हमारी यही मांग है और इनकी भी यही मांग है। आज हम इनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को कि साहब 1.5 लाख लोग इस रोप वे की वजह से बेकार हो रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। 2 टाइम की रोटी रोजी के लिए आवाजार हो जाएंगे। आप इनका रिहैबिलिटेशन का कोई प्लान बनाइए, पहले इनको कहीं रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कीजिए ताकि अपना जीवन ये सुखी रह सके, अपने बाल बच्चों को 2 टाइम की रोटी दे सके, अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके। माँ तो हमेशा यही चाहती है कि मेरा कोई बच्चा जो भूखा ना सोए। ये कैसे हो सकता है कि 1.5 लाख लोग इससे अफेक्ट हों और माँ जो है वो देखती रह जाए। मैं समझता हूं कि हमारी यही एक, इन लोगों की यही एक डिमांड है कि साहब रोप वे आप बनाएं, हमें ये नहीं है, लेकिन पहले ये जो 1.5 लाख लोग हैं इनके जो अफेक्ट कर रहे हैं इनकी रिहैबिलिटेशन कीजिए, इनकी रोटी रोजी का पहले सोचिए कि ये कहां जाएंगे। दूसरी बात, आज एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि साहब हम 10 मिनट में कटरा से माता वैष्णो देवी दरबार पहुंचा देंगे यात्रु को। यात्रु अपनी मर्जी से वहां पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में जाएंगे, 10 मिनट में दर्शन करेंगे, 10 मिनट में वापस आएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल आस्था का है। जो यात्रु आता है उसकी मन जो एक कलकत्ते से चला, बॉम्बे से चला, अमेरिका से चला, माँ तो अपने बच्चों का, पूरी दुनिया का ध्यान रखा हुआ है। आस्था है लोगों को, लोग आते हैं, परिवार समेत आते हैं और वो देखना चाहते हैं कि यहाँ के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स, माँ कहाँ से चली है, किस रास्ते से चली है, कहाँ है वो बाल गंगा, कहाँ है वो चन्नपादका, कहाँ वो अर्धकुंवारी जिस गुफा के रास्ते से वो निकले थे, कहाँ है वो भैरव घाटी। हर जगह की, हर तीर्थ की, हर स्थान की अपनी अपनी महिमा है, अपना अपना उस वहां का आस्था है। इसलिए हमारी आपसे यही गुजारिश है, खासकर एलजी साहब को, खासकर यहाँ का बोर्ड जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, आप कीजिए तरक्की, कीजिए डेवलपमेंट, जो आप करना चाहें करें। हमारा उसमें कोई रोल नहीं हम समझते। हमारा यही कहना है कि जो 1.5 लाख परिवार जो है अफेक्ट कर रहा है उसका आप सोचें, पहले इनको सेटिस्फाई करें, पहले इनकी रिहेबिलिटेशन की बात करें, पहले इनकी रोटी रोजी की बात करें,
उसके बाद आप रोप वे चलाइए, जो मर्जी चलाइए, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन पहले इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। आज का तो मेरे ख्याल में हम इसी बात पे चाहते हैं, माँ का सब पे आशीर्वाद रहे, माँ का हम फिर प्रार्थना करते हैं कि जम्मू कश्मीर लोगों पे जो माँ की ऑलरेडी महिमा उस चल रही है, उनका आशीर्वाद जो है ऑलरेडी है, अब भी रहे। पूरी दुनिया का आस्था इनके साथ जुड़ी हुई है, सब लोगों की आस्था इनके साथ जुड़ी है, लेकिन माँ भी कभी नहीं ये चाहेगी कि उसके बच्चे जो हैं 2 टाइम की रोटी को तरसे। हमारा यही कहना है कि साहब रोबे बनाने से पहले इन लोगों को तसल्ली दे दीजिए। इन लोगों की 1.5 लाख परिवार, छोटा ये लोग जो अफेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी पॉपुलेशन नहीं है। आज आप एक आदमी को खाना नहीं दे सकते हैं, आप टैक्स पे टैक्स लगाने जा रहे हैं, कैसे गुजारा करेंगे, कैसे चलेगा ये? तो हमारी आप भी एलजी साहब से भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, आपका श्राइन बोर्ड है उनसे भी यही प्रार्थना है कि कोई आप डेवलपमेंट काम करने से पहले यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ आप सलाह मशवरा करें, वार्ता करें। अगर ये तसल्ली है इनको तो कोई परेशानी नहीं है, जो आप करना चाहें करें, लेकिन पहले यहाँ के लोगों की पहला हक इनका है, राइट इनका है। माँ की जो कृपा है इन पे है, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई नहीं, आस्था है, सब दुनिया की आस्था है, माँ के प्रति हर एक की आस्था है। लिहाजा हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप बनाएं, जो मर्जी बनाएं, लेकिन इन लोगों की तसल्ली, इनको पहले देखिए कि ये रिहेबिलिटेट कैसे करना है, इनको इनकी 2 टाइम की रोटी का कैसे चलना है और कैसे ये अपने बाल बच्चों को पाल सकते हैं। आज हमारा यही सर, एलजी मनोज सिन्हा ने भी ये कहा था कि गंडोला लगने से पहले कटरा का जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ जो और शहरी हैं, उनसे पूछा जाएगा और उनका मत लेने के बाद ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। आप कह रहे हैं रिहेबिलिटेशन, तो क्या आपके मेमोरेंडम में भी रिहेबिलिटेशन की बात की गई है? हम कह रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर, आपके मेमोरेंडम में ये बात की गई है? बिल्कुल कही गई होगी, बिल्कुल कही गई, क्योंकि मेमोरेंडम जो दिया, मैं देखिए ना, मैं आपको बताऊं, मेमोरेंडम जो दिया गया हमारी जो लोकल इकाई है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दिया। उन्होंने क्या क्या लिखा, ये इनका मसला है, ये कर रहे हैं, इन्होंने जो भी लिखा होगा मेमोरेंडम दिया है और जो इन्होंने दरख्वास्त की है हम उसी को तैयार कर रहे हैं। हम इसी की बात की तैयार कर रहे हैं कि साहब इनका बड़ा जेन्युइन मसला है, उस पर आप काम कीजिए। यहाँ की जो कटरा की हमारी और जहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी इकाई है, ये उसको परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों से जुड़े हैं। 1.5 लाख लोगों का मसला कोई छोटा मसला नहीं है, उनके साथ इनका ये खुद अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा, अब दूसरी बात आपने कही कि एलजी साहब ने कहा था कि जम्मू यहाँ के कटरा के व्यापारियों को हम कॉन्फिडेंस में लेंगे। माफ करेंगे आप, एलजी साहब कहते बड़ा कुछ है, लेकिन भूल जाते हैं कि उन्होंने कल क्या कहा था और आज क्या है। 2 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं करूंगा। आज क्यों लागू होने जा रहा है, कैसे वो निकला वो ऑर्डर? और ये भी कहा होगा जो आप फरमा रहे हैं कि व्यापारियों से मिल के बात करें, हम भी तो यही कह रहे हैं कि साहब आप शायद भूल गए हैं जो आप व्यापारियों से वायदा किया था, आज आपको याद करा रहे हैं आपके माध्यम से कि साहब व्यापारियों से अगर आपने ये वायदा किया कि कटरे में जो भी आप कोई ऐसा फैसला लेने चाहेंगे, ऐसी डेवलपमेंट का काम करने चाहेंगे, तो हम इनको कॉन्फिडेंस में लेंगे। हमारी यही दरख्वास्त है कि अली साहब इनको व्यापारियों को, यहाँ के लोग जो है, पिट्ठू वाला जो है व्यापारी जो है और ये जो अपना घोड़े वाले जो है, इनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। जो लोग अफेक्ट होते हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके आप जो तरक्की करना चाहें हम उसका वेलकम करेंगे। सर, आपने प्रोटेस्ट की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन प्रोटेस्ट में जो मेमोरेंडम पेश किया गया, वो प्रोटेस्टर्स ने भी ये कहा, हजारों की तादाद में लोग थे, कि गंडोला नहीं लगना चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी आपने खुद ही कहा कि आप इसके खिलाफ नहीं है, तो ये प्रोटेस्टर्स से बिल्कुल अलग क्यों चल रही है? पहले नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात चल रही है, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा इनको पहले सेटिस्फाई कीजिए। सर, प्रोटेस्टर्स ने तो साफ कहा कि नहीं लगने, नहीं लगना तो नहीं लगे, हम कहाँ कह रहे हैं। देखिए, नहीं, आप समझने में आपको फर्क पड़ रहा है। पहले तो इनकी सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं ना, अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो लगे, अगर नहीं होते, कोई भी तरक्की का काम है, हम हर तरक्की के काम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी तरक्की का काम है, पहले यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, इनसे वार्ता कीजिए। अगर यहाँ के लोग कहते हैं नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगे, हम कहाँ कह रहे हैं कि लगे। हमारा कहने का मकसद है कि ये 1.5 लाख जो लोग
अफेक्ट हो रहे हैं। इनकी दाल रोटी का सवाल है, इनके बच्चों का सवाल है, इनके भविष्य का सवाल है, इनके फ्यूचर का सवाल है। आप इनको रिहेबिलिटेट कीजिए अगर आप लगाना, लेकिन तसल्ली पहले इनको देनी होगी। सर, अगर जैसे आपने कहा कि एलजी साहब भूल जाते हैं और कटरा के व्यापारियों को उनका अपना नहीं लिया जाता, उनका बयान उनको नहीं लिया तो रोपे लगाया जाता है, तो अपना नेका की रणनीति क्या रही? नहीं, हमने पहले कहा कि हमारे लोग जो हैं, जहां हम पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों में है, लोगों को कोई भी तकलीफ होगी हम उनके साथ, और कोशिश करेंगे कि उनकी तकलीफ दूर करने के लिए हमसे जो जद्दोजहद करनी पड़ेगी हम करेंगे। हम तो लोग सियासी पार्टी है ना, लोगों की पार्टी है, लोगों के दुख सुख में है हम लोग। अगर इनको दुख है, 1.5 लाख जो परिवार लोगों को अफेक्ट हो रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ बात करें। सर, नेका बहुत बड़ी पार्टी है। पिछले वर्ष वैष्णो देवी भवन पर दलदल मची जिसमें 12 के करीब लोगों की मौत हुई, उसकी रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। नेका उस बारे में क्या कहें? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, हमने उस वक्त भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं कि साहब उस रिपोर्ट को लाएं, अदरवाइज इंक्वायरी करने का फायदा क्या हुआ? हम मसलन आपने इंक्वायरी अनाउंस कर दी, उस वक्त हो गई अनाउंस। इंक्वायरी का मकसद ये है कि साहब आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि किसका कसूर है, ये वाकया क्यों हुआ, क्यों उन 12 श्रद्धालु जो तो माँ के दर्शन के लिए आए थे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो हर आदमी कहेगा कि भैया आप इंक्वायरी करवा रहे हैं, अगर इंक्वायरी करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट सामने लाएं। अगर रिपोर्ट सामने लाते हैं तो जो उसमें कल्प्रिट्स है, जिनकी वजह से यह हादसा हुआ, कौन नहीं चाहेगा कि उनको सजा मिले। सर, जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एनसी की तरफ से आप हैं, क्या आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए मैं पहले आपसे कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है लोकल बॉडी का सब्जेक्ट है। जैसे एलजी साहब भी फरमा रहे हैं, बार बार हर आदमी कह रहा है कि जो भी टैक्स कटा होगा तो लोकल बॉडीज के लिए होगा। और डेमोक्रेसी में लोकल बॉडीज जितनी भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इलेक्टेड है, लोगों की चुनी हुई है, लोगों की चुनी हुई है। क्या इस सरकार ने उन लोकल बॉडीज के मेंबरों को कॉन्फिडेंस में लेके ये ऑर्डर निकाला है? अगर नहीं तो फिर तो ये ऑर्डर ही अनडेमोक्रेटिक है, गलत है। इनको ये ऑर्डर नहीं निकालना चाहिए था। लेट दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेट दी म्युनिसिपल काउंसिल, लेट दी म्युनिसिपैलिटीज impose this tax because the mandate was given to them. क्या उस वक्त जब इन्होंने वोट लेने गए, क्या ये मैंडेट उस वक्त कहा था कि भाई साहब हमें वोट दे दीजिए, हम आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं? सो ये जो टैक्स इन्होंने ऑर्डर निकाला है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि होना तो उसका चाहिए ना जिनके लिए टैक्स है, जो टैक्स लगा रहे हैं, जो कलेक्ट करेंगे, जो अथॉरिटी है जिसका टैक्स है, वो कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हमें पूछा नहीं लिया गया। और श्रीनगर का मेयर और जम्मू के मेयर ने कहा हमें तो पता ही नहीं है। तो फिर ये डेमोक्रेसी की चीज की है, ये चंगेजी राजनीति और क्या है, आप मुझे बता दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपने रिफॉर्म्स लानी चाहिए टैक्स के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, उसी बेस पे जीएसटी लगा था। छोटे छोटे टैक्स जितने थे सब मर्ज किए उसमें, उसकी कैलकुलेशन उस हिसाब से निकाली कि सब जीएसटी अब एक ही टैक्स लगाएंगे। और अब उसमें देखिए 28% भी टैक्स है, 18% भी है। कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं। चाहे कोई गरीब है जिसकी 2 टाइम की रोटी नहीं है, लेकिन जब वो आटा खरीदने जाता है तो टैक्स देता है, दाल पे टैक्स देता है, जो 1947 के बाद कभी नहीं हुआ, लेकिन लगाया आपने जीएसटी भी। हमारा कहने का मकसद है कि एक प्रधानमंत्री नेशन को, मुल्क को ये एश्योर कर रहा है 1 नेशन 1 टैक्स। अगर ये एश्योर कर रहा है तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगा रहे हो? दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी प्रॉपर्टी टैक्स लगना है, तो जितनी भी लोकल बॉडी इस टैक्स को जो आपने ऑर्डर निकाला इसको आप पेंडिंग रखें,
अनाउंस कीजिए लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, और बीजेपी उसमें रखे अपने मैनिफेस्टो में कि हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं। मैंडेट ले लोगों का। अगर लोग कहते हैं कि लगाइए, आप बीजेपी को मिलता है, समर्थन मिलता है तो लगाएं, हम नहीं उसको मना करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये अन डेमोक्रेटिक है, गलत है। और आपका असेंबली के इलेक्शन करवा लीजिए ना। इलेक्शन हम कहते हैं कल इलेक्शन करवाइए, आप टाल क्यों रहे हैं? क्यों आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं? आने दीजिए लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो देखेंगे साहब किसका कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। और इस रियासत को, पहले तो रियासत कहना हमारे लिए जुर्म है, आजकल ड्यूटी हो गई है। तो हमारा कहने का मकसद है कि साहब ये जो आप बातें कर रहे हैं गलत है। लोग ऑलरेडी कोविड से 3 साल किस तरह उन्होंने दिन काटे हैं, कई हमारे अपने साथी अपने हमसे बिछड़ गए। लोगों की नौकरी नहीं छूट गई, जो लोग पब्लिक सेक्टर्स में लगे थे, हमारे बच्चे बाहर निकाल दिए गए। आपके व्यापार की क्या हालत है? आगे आगे व्यापारी जा रहा है, पीछे पीछे जिससे लोन लिया हुआ है बैंक का वो जा रहा है मैनेजर पकड़ने के लिए, लाओ भाई पैसा। लोगों के पास पैसा देने के लिए नहीं है। 50% से ज्यादा इंडस्ट्री जो आपकी ऑलरेडी चल रही थी वो बैठ गई है। इंसेंटिव आपने इतने दिए कि उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम इतनी इंडस्ट्री लगा देंगे, खरबों रुपया वहां इन्वेस्ट कर देंगे। मैं आपसे पूछता हूं कितनी इंडस्ट्री लगी है? कितने लोग वहां जो बेरोजगार बच्चे थे कितने वहां लगे हैं? बल्कि आपकी कठुआ की इंडस्ट्री, आपकी सांबा की इंडस्ट्री, आपकी बड़ी ब्राह्मण की इंडस्ट्री, आपकी गंगेयाल की इंडस्ट्री बैठ गई है। और हजारों की तादाद में वहां जो लोग काम करते थे, वर्कर थे, वो बैठ गए, यहाँ आके बैठ गए। शेर सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपके लिए रहेगा कि प्रोटेस्ट के बाद अभी एमसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें कहा गया कि रिहेबिलिटेशन आप लोग चाहते हैं। आप पुराना दरूर गांव से हैं, आप रिहेबिलिटेशन के साथ हैं अगर सरकार कल को ये मांग मानती है, या आप इसके साथ हैं कि गंडोला नहीं लगना चाहिए? मैं पहले अब सब मीडिया का अभिनंदन करता हूं कि मेरे प्रधान जो प्रोविंशियल प्रधान हैं माननीय श्री रतनलाल गुप्ता जी, मेरे साथ में हमारे सेक्रेटरी हैं शेख बशीर साहब, और साथ में विजय लोचन जी हैं जो हमारे ऐसे प्रधान हैं, बाली जी हैं, और मेरे गांव के साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं अश्विनी शर्मा जी। मेरे प्रधान जी ने जो कहा है रिहेबिलिटेशन के लिए, पहली तो हमारी डिमांड जो उन्होंने कहा कि लोगों की डिमांड अगर ये है कि अगर नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे अगर ये रोपवे नहीं लगना चाहिए, हम लोगों के साथ हैं। ये बिल्कुल रिहेबिलिटेशन की बात तो तब कर रहे हैं जब गवर्नर साहब ने, आपने क्वेश्चन ये किया कि गवर्नर साहब ने ये कहा था कि हम लोगों को पूछ के बात करेंगे, जम्मू कटरा के व्यापारियों को पूछ के बात करेंगे। तो पूछने की उस बात पे प्रधान जी ने ये कहा है कि अगर रिहेबिलिटेट 1.5 लाख लोगों को रिहेबिलिटेट कर सकती है श्राइन बोर्ड तो वो लगा ले, अगर नहीं कर सकती है तो उसको अपना आइडिया ड्रॉप करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इससे जो इफेक्ट होने वाले हैं, मैं अपने प्रधान जी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसका इफेक्ट जो होगा आज नहीं दिखेगा, 2, 4, 5 साल बाद दिखेगा, जब बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी। एक तो मैं और भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये ताराकोट और कटरा पूरा बाइकआउट हो रहा है। शायद मेरे प्रधान जी को थोड़ा सा बात रह गई है, हमारा पूरा का पूरा कस्बा जो है उसको बाईपास किया जा रहा है। कस्बा, आप नया कस्बा बस नहीं जा रहा ताराकोट में, तो उसका इफेक्ट कहाँ होगा? मैं सोचता हूँ 1.5 लाख लोग नहीं, करोड़ों रुपए के लोगों के, जो हमारे कटरा में व्यवसायी है उन्होंने करोड़ों रुपए लोन लिए हैं होटल के ऊपर, वो कैसे वापस करेंगे? वो वापस नहीं कर पाने पोजीशन में होंगे। और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मेरे प्रधान जी ने ये कहा कि अगर श्राइन बोर्ड बनाना चाहता है बनाए, मगर कटरा कस्बा के लोगों की जो रोजी रोटी है, गरीबों की रोजी रोटी है, घोड़े वाले की रोजी रोटी है, या बारीदार जो बच्चे यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके से यहाँ पे काम करते हैं घोड़ों का, इन्होंने बारीदारों के लिए भी कहा था। आज से मुझे पूरा याद है 86 के अंदर इन्होंने कहा बारीदारों को रिहेबिलिटेट करेंगे, आज तक किसी को किया नहीं। और श्राइन बोर्ड ने जब भी कभी भी कटरा के लिए, मुझे लगता है कटरा के लोगों को चैन की सांस नहीं लेने दी। हर दिन कोई ना कोई नया अपना ये कुछ ना कोई नया ले आते हैं, ताकि लोगों की जो मेंटली वो है
वो डिस्टर्ब रहे और कस्बा कटरा को आप एक साइड पे ले जाए और कस्बा कटरा का बिजनेस सारा का सारा खत्म कर दे। ये श्राइन बोर्ड की मंशा लगती है। शेर सिंह जी, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ लेकिन एनसी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कटरा में प्रोटेस्ट में, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल थी, हमारे लोग भी थे। पुराना दुर्ग के लोग किसके थे? हमारे जो नायब सरपंच हैं अश्विनी शर्मा जी, वो थे बीच में। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी बीच में थे। और कस्बा कटरा के जो लोग हैं, हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, वो बीच में थे। सबकी शिरकत थी। शेर सिंह जी, एक सवाल है सीधा सीधा रोपवे से जुड़ी हुई राजनीति के लिए। पिछले दिनों जो प्रोसेशन हुआ उसमें ऑल पार्टी प्रोजेक्ट यहाँ पे हुआ और 11 नुमाइंदे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया उस पूरे जुलूस को सीओ श्राइन बोर्ड ऑफिस में जाके, और उसमें मैक्सिमम जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने उस दिन पूरी जनता के साथ उन्होंने सहयोग किया। एक मत में सभी कह रहे थे कि रोपवे जो है वो नहीं लगना चाहिए। दूसरे दिन ही इनके जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनका ट्वीट आता है कि ये जो 6 घंटे में दिल्ली से कटरा और 6 मिनट में कटरा से ऊपर, तो ये जो दोहरा स्टैंडर्ड दिख रहा है, उस दिन के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो कटरा की है वो चुप बैठी हुई है। जैसे आपने देखा होगा प्रॉपर्टी टैक्स पे इनके रविंदर रैना जी चुप बैठे हुए। तो आपका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कटरा में, आपका क्या स्टैंड रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, या फिर आने वाले दिनों में अगर गंडोला लगता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा उसके लिए? जैसे आपको पिछले बार प्रधान जी ने कहा कि उनका ड्यूल स्टैंडर्ड है, लोगों के साथ भी बैठना है और प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाना है। जितेंद्र सिंह साहब का मैंने देखा हो, मैंने उनका एक किसी ने ट्वीट किया था, उन्होंने खुद ट्वीट किया था उन्होंने, तो उन्होंने जो आपने कहा वो बिल्कुल कहा। मगर उनकी बीजेपी, वो धरने में बैठे थे लोग, मुझे समझ नहीं आ रही वो किस मुंह से धरने में बैठते हैं। और उनके प्रधान जो हैं, जो जाके जो लोकल मेंबर पार्लियामेंट चुन के गए हैं, वो मंत्री हैं पीएम ऑफिस में, उनका और उनका सोच में कितना डिफरेंस है। आप ये सोचिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरीके की राजनीति कभी ना करती है, ना कभी की है, ना कभी करेगी। राजनीति एक अलग इशू है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीति अलग इशू है। मगर लोगों के सेंटिमेंट, लोगों की जो रोजी रोटी का मसला है, हम उसके लिए लोगों के साथ खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूं कि हमारी प्रोविंस जो पूरी बॉडी है वही नहीं, हमारे जो हमारे प्रधान है डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब, वो भी गरीब और पसमानदा, पिछड़े और अगड़े, सबकी पार्टी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है और सबके लिए लड़ाई लड़ेगी। सर, सीओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि ये जो गंडोला लगने जा रहा है वो एक ही तर्क दे रहा है कि ये विकलांगों के लिए रहेगा, वृद्धों के लिए रहेगा, जबकि ये आप पहले भी देख चुके हैं कि जब जहाज लगना था तब भी इन्होंने यही कहा था, बैटरी कार लगनी थी तब भी यही कहा था। तो अभी उसके जो उन्होंने तर्क दे रहे हैं विकलांगों का, वृद्धों का, या फिर जो नहीं बोल सकते, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? विकलांगों के लिए इन्होंने बैटरी कार भी चलाई है, विकलांगों के लिए हेलीकॉप्टर भी है, विकलांगों के लिए सिर्फ मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो जब रोड बनी थी तब कटरा में 3 महीने पूरा एक प्रोटेस्ट चला, पूरा 3 महीने कटरा बंद रहा था। तब की जो सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और नहीं, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, तब यहाँ पे गवर्नर रूल था, केवी कृष्णा राव, माननीय केवी कृष्णा राव साहब, जो अब मेरे ख्याल से दुनिया में नहीं है, तब वो गवर्नर थे, उनके समय की ये बात है। तो तब उन्होंने यहाँ पे रोड का मसला इशू किया, अपना इन्होंने चलाया था, भाई रोड बनने वाली है, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था। वो भी प्रोटेस्ट, वो उन्होंने कहा था ये रोड जो बनने आ रही है ये सिर्फ सामान के लिए, खच्चरों का सामान, जो घोड़े वाले हैं वो सामान ढोने के लिए बनेगी। मगर आप अंदाजा लगाइए, आज आपको भी सारा मीडिया सब जानता है, आप भी कटरा से बिलोंग करते हैं, सारे कटरा के लोग जानते हैं, सराउंडिंग पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि आज वो उस रोड का यूज किस लिए कर रहे हैं। वहां पे कोई विकलांग नहीं जाता, वहां पे कोई घोड़ा नहीं जाता, कोई खच्चर नहीं जाता, वहां पे खुद ये गाड़ियां चला रहे हैं, और गाड़ियां जो भवन पे जा रही हैं वो इनकी श्राइन बोर्ड की कथनी और करने में बड़ा अंतर है। शेर सिंह जी, अगर वो गाड़ियां जा रही है जिस तरीके से आपने भी बोला कि सब लोग जानते, तो उसको लेकर एनसी क्यों चुप्पी साधी हुई है कि उन गाड़ियों को क्यों नहीं रोक लगवाती? देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, ये रिलीजियस मसला है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कैसे, एक बनी हुई है सड़क है वहां, तो जो भी जाएगा आप कैसे रोक पाएंगे। अब जैसे भाई साहब ने कहा कि साहब रोप वे बनेगा, वो कहते हैं कि नहीं, आम पब्लिक नहीं जाएगी, तो फिर आम पब्लिक के लिए नहीं बना रहे हैं आप, तो किसके लिए बना रहे हैं? क्यों आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? इससे लोग गुमराह हो रहे हैं, लोगों की सेंटिमेंट्स, जो ये सेंटिमेंटल मसला है,
सेंटीमेंट के साथ मत खेलिए। और जो यहाँ के सीईओ साहब हैं उनको भी चाहिए कि आप रोपवे इतना बड़ा बनाने जा रहे हैं, आप कहते हैं सिर्फ जो हैंडीकैप होंगे वही जाएंगे, बाकियों को आप रोक पाएंगे? जहाँ गवर्नर साहब ने आपके साथ वायदा किया, आपके ट्रेडर्स के साथ वायदा किया कि साहब हम जो भी यहाँ करेंगे यहाँ के ट्रेडर के साथ बात करके करेंगे, उनके साथ सलाह मशवरे के साथ करेंगे। अब उन्होंने, हम यही बात पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने सलाह मशवरा किया? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बातें सिर्फ कहने की है। सर लास्ट सवाल है, कटरा और कटरा के सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं जो इस गंडोला से इफेक्ट हो रहे हैं, उनके दिलों में एक दहशत का माहौल है अपने बिजनेस को लेके, अपने कारोबार को लेके। उनको कोई लीड करने वाला उनको नहीं मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा इस सब मसले को लेकर? देखिए, यहाँ की हमारी जो इकाई है, मतलब शेर सिंह जी हैं, यहाँ के हमारे नेता हैं, लोगों को कोई भी दुख तकलीफ है, लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जुड़ी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों के साथ मिलके पूरी जदोजहद करेगी कि जो चीज उनके परिवारों के खिलाफ होगी, जो यहाँ के लोगों के खिलाफ होगी, करने से क्या फायदा? अब एमपी साहब ने कह दिया कि साहब 5 मिनट में यहाँ और 10 मिनट में यहाँ, क्या हासिल करेंगे वो? जो आदमी जो श्रद्धा लेके आता है, जिसकी आस्था माँ के साथ जुड़ी है, वो देखना चाहेगा कि साहब यहाँ के जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं जिस जगह पे, हम उसको देखते जाएं। मसलन वो चाहेगा कि मैं बाल गंगा को देखूं, वहां स्नान करूं, यहाँ जिस जगह पे माँ के पांव के चिन्ह हैं, मैं वो जगह देखूं, चन्नपादका को, मैं अर्धकुंवारी को देखूं, यहाँ का अपना महत्व है। यहाँ भैरव घाटी को देखूं, भैरव के वो दर्शन करूं, जहाँ शीश उसका काट के पड़ा हुआ है। ये तो श्रद्धा की बात है ना। आप कहेंगे कि साहब, एमपी साहब कहते हैं कि 2 मिनट में इधर 2 मिनट में उधर, तो फिर मिनटों का हिसाब लगाते जाइए, तो फिर आने का क्या फायदा हुआ? यार आजकल वीडियो बनी हुई है, देखिए माँ के दर्शन करें, हाथ पे वहां ही टीवी के आगे ही फूल वगैरह चढ़ाए और चलते बने, क्योंकि आजकल तो टीवी पे माता की आरती भी आती है, सब कुछ आती है। लोगों के आस्था के साथ मत मजाक करें आप, लोगों की श्रद्धा के साथ मत आप एक्सप्लॉइट करें उसको। हमारा यही कहना है कि यहाँ के लोग लाखों की, जैसे कटरा का इन्होंने हवाला दिया, जहाँ लोगों ने होटल बनाए हुए हैं, करोड़ों रुपया उन्होंने लोन लिया हुआ है, किस बेस पे लिया हुआ है? माता चाहेगी कि जिस कटरे में मेरा निवास रहा पहला, उसको आप उजाड़ दे और 2 मिनट के लिए आप वहां भेजे और 2 मिनट के लिए आ जाए? ये कौन सी बात है? तो हमारा यही कहना है। अगर गंडोले का कार्य किसी कारणवश लगता भी है और उत्तराखंड जैसे हालात जहाँ पे ना हो, तो उसको लेकर एमसी क्या कहेगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना आपको कि ये श्रद्धा का मसला है, रिलीजियस मसला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारा लोगों के साथ मसला है, लोगों के दुख तकलीफ के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस करी है। जो नेशनल लोग यहाँ जिस परेशानी में जूझ रहे होंगे, जिस परेशानी में यहाँ लोग हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, कंधे के कंधा मिला के हमारे साथी वहां जा रहे हैं, और हम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करेगी, जैसे बीजेपी वाले कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आपके धरने में भी बैठे और वहां से जाके कहते हैं कि हाँ जी हम अब इसमें नहीं आएंगे। ये बात गलत है। रिलीजियस को इन्होंने हमेशा एक्सप्लॉइट किया बीजेपी ने, और आज भी करेंगे और आगे भी करते ही रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। थैंक यू।